नमस्कार दोस्तों, 30 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कुछ न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। चाइना ने ये डिसाइड किया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स पहले चाइना में रह रहे थे और कोविड के बाद इंडिया वापस आ गए थे, उनको वापस आने की परमिशन दी जाएगी ऑन केस टू केस बेसिस, लिमिटेड बेसिस पे। चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसमें क्या एक्सेप्शंस किए जा सकते हैं वो चाइना देखेगा। अभी के लिए फॉर्म दिया है स्टूडेंट्स को भरने के लिए। इस न्यूज को देखेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक जजमेंट दिया, लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं, जिसमें मदर नेचर को एक लिविंग एंटिटी बताया है। और जो भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के पास राइट्स हैं, वही राइट्स मदर नेचर के पास भी होंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फिर ये जो ऑर्डिनाइज फैक्ट्री बोर्ड्स है ना, इनमें 6 से 7 पीएसयूज बनाए गए थे, डिफेंस पीएसयूज। अब इन डिफेंस पीएसयूज ने प्रॉफिट क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं विद इन 6 मंथ्स ऑफ देयर मेकिंग। ऐसा सरकार क्लेम कर रही है। इसको देखेंगे। बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया ताकि कोल की ट्रेन के लिए, कोल की मालगाड़ियों के लिए जगह बनाई जा सके। देश भर में कोल की कमी पड़ रही है, बिजली की कटौती हो रही है, इसलिए पैसेंजर ट्रेन कैंसिल करके कोल की ट्रेन भेजी जा रही है। इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर कश्मीर में जो डेट्स हैं ये महंगे हो गए हैं, ठीक है ना। और ये महंगे क्यों हो गए? क्योंकि पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था, वहां से आ जाते थे डेट्स, सस्ते पड़ते थे। अब ये डेट्स मुंबई पोर्ट से आते हैं लोडों के, तो कहीं ना कहीं महंगे पड़ते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर कोविड की वजह से जो लॉसेस हुए हैं, इनको रिकवर करने में कम से कम फाइनेंशियल ईयर 2035 तक हमको लग जाएगा। ऐसी आरबीआई की एक रिसर्च कमेटी ने बताया। क्या बताया इसको देखेंगे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या ग्रोथ और फॉल रहा है, इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, इसको देखेंगे। तो इतनी न्यूज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। पर्टुबर्वेशन। आई एम सॉरी इफ अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो। पर्टुबरेशन, एंग्जाइटी, मेंटल अनइजीनेस, मतलब आपके अंदर एंग्जाइटी है, मेंटल अनइजीनेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हेन योर रूटीन और शेड्यूल इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड, दिस कैन एन एग्जांपल ऑफ पर्टुबरेशन। मतलब कि आपका रूटीन है, एक फ्रेंड की वजह से इंटरप्ट हो गया, आप सीधे सीधे कुछ बोल भी नहीं पा रहे, बट आपको दिमाग में टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, आप पर्टर्ब हो रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो मेंटली। इसको आप पर्टुबरेशन बोलते हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको उस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। और ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन विजिबल है। चलिए भाई। चाइना टू ईज कर्ब्स ऑन एंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। चाइना ने बोला है कि ठीक है भाई, हम कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को वापस आने देंगे, उनको उनकी पढ़ाई को रिज्यूम करने देंगे 2 साल के पेंडेमिक इंड्यूस्ड गैप के बाद, नीड असिस्ट बेसिस पे। मोस्ट प्रोबेबली चाइना यहाँ पे स्टेप क्यों ले रहा है? 2 वजह हो सकती हैं। एक तो केंद्र की सरकार ने चाइनीज को जो टूरिस्ट वीजा दिया था वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि भाई इंडिया के जो स्टूडेंट्स है ना, वो बहुत पोटेंशियल प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी है चाइना की यूनिवर्सिटीज के लिए। इंडिया के स्टूडेंट्स अगर चाइना में पढ़ने जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, चाइनीज इकोनॉमी में पैसा खत्म करेंगे। और लगभग 20,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट्स लगभग 60 70 80 लाख, 1 करोड़ तो खत्म करता ही होगा। मतलब बहुत तगड़ी कमाई है चाइना की ओवरऑल इन इंडियन स्टूडेंट्स से। और वैसे भी इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर तो देखो पढ़ने जाते ही हैं। अभी के लिए देखा जाए, 1 2 साल पहले की डाटा के हिसाब से 7,70,000 स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं देश के। तो ज्यादातर जो बाकी कंट्रीज है, उनका एजुकेशन सेक्टर इन स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। और चाइना अगर वीजा नहीं देगा, ठीक है ना, स्टडी वीजा, तो उस केस में फिर ये बच्चे भाग जाएंगे चाइना से। तो इसलिए चाइना ने यहाँ पे बोला कि ठीक है भाई, हम थोड़ा बहुत यहाँ पे वीजा वगैरह देना शुरू करेंगे ऑन अ केस टू केस बेसिस। चाइना में सबसे ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। ज्यादातर ये चाइना के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। कोविड 19 जब ब्रेकआउट हुआ था तो दिसंबर 2019 में ये लोग वापस आ गए, तो उसके बाद एंट्री कर्व्स लग गए हैं, ये वापस नहीं जा पा रहे हैं। अब फाइनली चाइना ने यहाँ पे अनाउंस किया है, चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है उसने अनाउंस किया कि इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरिए। वो फॉर्म चाइनीज अथॉरिटीज को सबमिट किया जाएगा और उसके बाद चाइनीज अथॉरिटी बताएंगे कि हाँ भाई, किस हिसाब से हम बच्चों की एंट्री अलाउ करेंगे, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे अलाउ करेंगे। ये सब ओवरऑल चाइना की तरफ से निकल के आएगा। कुछ ऐसी कंडीशन श्रीलंका के लिए रखी थी लास्ट हफ्ते चाइना ने। श्रीलंका से तो कुछ ही अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, बट इंडिया से एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। साउथ कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के स्टूडेंट्स को एक लिमिटेड बेसिस पे चाइना के अंदर एंट्री मिल चुकी है। इंडिया को अब तक इन्होंने रोक रखा था। इंडिया की तरफ से थोड़े स्ट्रांग रिस्पॉन्सेज गए हैं, तो शायद थोड़ी चाइनीज लीडरशिप को यहाँ पे बात समझ में आई हो। कितना वो एंट्री देंगे अभी भी इसके बारे में जाते ज्यादा बातें क्लियर है नहीं। फिर देखते हैं अब्रॉड में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 7,70,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बाहर। ये लगभग 2020 के लगभग का डाटा है, 2019-20 के लगभग का, मतलब कोविड जब शुरू हुआ तो उससे पहले का कह सकते हो। 2016 में 4,40,000 बच्चे पढ़ रहे थे। 20% का इंक्रीज है ये प्रति ईयर। ओके। वहीं पे अगर आप डोमेस्टिक एजुकेशन की बात करो तो डोमेस्टिकली जो डिमांड बढ़ी है एजुकेशन की, वो 3% बढ़ी है।
लेकिन एजुकेशन की डिमांड फॉरेन में बहुत ज्यादा बढ़ी है इंडियन स्टूडेंट्स की, लगभग 20% सालाना बढ़ रही है। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे के डाटा के हिसाब से 2016-17 में जो हायर एजुकेशन में इनरोल्ड बच्चे थे इंडिया के अंदर वो थे 35.7 मिलियन, मतलब 3.5 करोड़, 3,57 लाख। और 2019-20 में ये हो गया 38.5 मिलियन। तो मतलब अमाउंट ऑफ इंक्रीज पर ईयर इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन में बहुत कम है, और वहीं पे फॉरेन चले जाओ तो 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है? रीजनिंग बहुत सिंपल है। इंडिया के अंदर लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट्स की कमी है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को फॉरेन भेज दो अच्छी पढ़ाई के लिए। लेकिन फॉरेन भेजने वाले इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म में दो इवेंट्स ने बहुत इम्पैक्ट डाला है। एक तो है कोविड 19 पैंडेमिक, और दूसरा है जो रशिया का वॉर हुआ है यूक्रेन के अंदर। 1990s में देखे तो ज्यादातर जो माँ बाप थे और बच्चे थे वो यूके, यूएस, कनाडा की तरफ भागते थे। आईवी लीग यूनिवर्सिटीज का ट्रेंड चला हुआ था उस समय पे। आईवी लीग यूनिवर्सिटीज मतलब येल, हार्वर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, डार्टमाउथ, कॉर्नेल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, इनका तो आज भी दबदबा है। ठीक है ना? अगर इनसे अगर आपने अपनी एजुकेशन की है तो भाई आपको जबरदस्त कॉलेज वगैरह में, मतलब जबरदस्ती नौकरियों का और बिजनेसेस का आपका स्कोप बनेगा। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, हर कोई तो भाई इनमें पढ़ नहीं सकता। तो चीजें थोड़ी बदली। किस प्रकार से बदली? तो भाई बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स ओपन हुए, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ाई शुरू हुई, चाइना में भी पढ़ाई शुरू हुई, दुबई में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुले। तो कॉलेजेस के ऑप्शन बच्चों के पास बढ़े। यूएस, यूके, कनाडा एक अकेला ऑप्शन नहीं बचा। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के ऑप्शन भी खुल गए, हालांकि ये पिछले 15 सालों में ही खुले हैं। और ओवरऑल बच्चों के लिए वहां जा पाना इसलिए भी आसान हो गया। पहले क्या होता था 1990s 80s में, जो रिच थे केवल उनके ही बच्चे फॉरेन जा पाते थे, और अगर कोई पुअर क्लास का बच्चा फॉरेन जा रहा है तो वो केवल स्कॉलरशिप के बेसिस पे जाएगा। जैसे कि अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी हो तो उसमें ऋतिक रोशन को स्कॉलरशिप मिलती है फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की। हालांकि उनके पास टिकट और वीजा तक नहीं होता जाने का, तो वो नहीं जा पाते। और ये कोई मतलब एग्जैगरेशन नहीं किया गया मूवी में, ऐसे बहुत से टैलेंटेड बच्चे रहे इंडिया में गरीब तबके के, जिनको स्कॉलरशिप भी मिली लेकिन उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे तो वो नहीं जा पाए। हालांकि अब इंटरनेशनल एजुकेशन अफोर्डेबल हो रही है, बहुत सारे बैंक वगैरह लोन देते हैं, तो अब कहीं ना कहीं ये टैलेंट जाता है, लेकिन वो टैलेंट किसी फॉरेन कंट्री की डेवलपमेंट में यूटिलाइज होता है। बहुत अफसोस की बात है कि इंडिया के अंदर वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है। अगर इंडिया में ही इन लोगों को करोड़ों का पैकेज मिल जाता तो ये भारत की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होते, और ज्यादातर नहीं जाते। लेकिन ठीक है। GS पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एजुकेशन और इंटरनेशनल रिलेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, कोर सेक्टर ग्रोथ डिप्स टू 4.3% इन मार्च। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, ये मार्च 2022 में 4.3% के रेट से बढ़े हैं। कब कंपैरिजन से? मार्च 2021 के कंपैरिजन से ये मार्च 2022 में 4.3% की रेट पे बढ़े हैं। तो यही इंक्रीमेंट फरवरी 2022 में था 6%। मतलब फरवरी 2021 के कंपैरिजन में फरवरी 2022 में जो इंक्रीमेंट हुआ था कोर सेक्टर्स का, 8 कोर सेक्टर्स का, वो 6% था। ठीक है भाई। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है भाई? तो ये फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक, ये सब पॉलिसी पर्पसेस के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा को इस्तेमाल करते हैं। क्वार्टरली एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर एक सबसेट है जिसको आप 8 कोर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। वो 8 कोर इंडस्ट्रीज इस टेबल में बता रखी हैं: पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। और इनके जो करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शंस हैं वो यहां पे आपको दे रखे हैं। अच्छा, ये करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शंस अगर आप जोड़ दोगे तो 100% है। लेकिन ये सिर्फ 8 कोर सेक्टर्स के हैं। 8 कोर सेक्टर्स 40.27% बनाते हैं आईआईपी का। तो आईआईपी अगर 100% है तो ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं ये 40.27%। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक अलग चीज है, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर 8 कोर जो सेक्टर्स हैं वो अलग चीज है। ये 8 कोर सेक्टर्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40.27% बताते हैं। और इस 40.27% को 100% मान लो तो ये 8 का ब्रेकअप कुछ इस प्रकार से निकल आता है। पहले तो सवाल ही बनते थे यूपीएससी में कि भाई 8 कोर सेक्टर्स में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन का। अब तो इस प्रकार के सवाल यूपीएससी में काफी आसान हो गए हैं, तो अब वो पूछे नहीं जाते। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये अलग अलग इंडस्ट्री सेगमेंट्स में क्या ग्रोथ है इन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ये बताता है। इसको कंपाइल किया जाता है मंथली बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। आईआईपी के अंदर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, हर सेक्टर्स की ग्रोथ को ट्रैक किया जाता है। गुड्स के हिसाब से भी सेगमेंटेशन है: बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। जो बेस ईयर है
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो है 2011-12। वैसे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और ओवरऑल ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, इनमें क्या फर्क है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पे। वीडियो का टाइटल है व्हाट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज एंड एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया उस वीडियो में कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें क्या फर्क है, कब ये रिलीज होता है डाटा, कौन कौन सी एजेंसीज इस डाटा को रिलीज करती है। लगभग 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको यह पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। काफी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वहां पे मिल जाएगी। अब ये तो थी बैकग्राउंड इन्फो, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होते हैं ये 8 कोर सेक्टर्स, क्या होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके बाद अब न्यूज देख लेते हैं। तो ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, इसमें जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो 15.3% बढ़ा है मार्च 2022 में व्हेन कंपेयर टू मार्च 2021। पिछले 2 महीनों में जनवरी फरवरी में फर्टिलाइजर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, मार्च में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लेकिन एट द सेम पॉइंट बता दूं कि मार्च 2021 में मार्च 2020 के कंपैरिजन में फर्टिलाइजर सेक्टर 5% घटा था। तो बेस इफेक्ट यहां पे एक रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि मार्च 2021 में डेक्रीमेंट हुआ था, डिक्रीज हुआ था फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, तो मार्च 2022 में हमको 15% का इंक्रीज नजर आ रहा है। फिर अगर आप देखो तो मार्च 2022 में सीमेंट प्रोडक्शन 8.8% बढ़ा है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन 7.6% बढ़ा है, रिफाइनरी प्रोडक्ट प्रोडक्शन 6.2% बढ़ा है, कोर सेक्टर का जो आउटपुट है वो 12.6% बढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है वो आप देख सकते हो 4.9% पे बढ़ा है मार्च 2022 में। लेकिन कोल आउटपुट घटा है, मार्च 2022 में कोल आउटपुट 0.1% से घटा है, जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो 3.4% से घटा है। तो ये ओवरऑल कुछ न्यूज यहां पे निकल के आ रही है। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है पैसेंजर ट्रेन कैंसल्ड टू गिव वे टू कोल रेक्स। यहां पे क्या बताया गया, तो भैया शॉर्टेज ऑफ कोल की वजह से पावर क्राइसिस हो रही है, और इस पावर क्राइसिस को टैकल करने के लिए जो भी कोल माइंस है वहां से कोयला पहुंचाना होगा कोल प्रोड्यूसिंग पावर स्टेशंस में। अब ओवरऑल इसके लिए लगेगा इंडियन रेलवेज। अब यहां पे इंडियन रेलवेज की बिल्कुल ही आप कह लो सारी ट्रेनों को घुमा दिया गया, सारी लाइनों को यहां पे कोल प्रोडक्शन के लिए घुमा दिया गया, खासकर 2 रूट्स पे। एक तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे पे, एक नॉर्दर्न रेलवे पे। इसके चलते 42 पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया, इनको बंद किया गया। 42 पैसेंजर ट्रेन को रद्द करते वक्त ओवरऑल ये बोला गया कि भैया हमने नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स और कम बिजी रूट में बंद किया है, बट कहीं ना कहीं तो पैसेंजर फंस गए ना। एक तो अपकमिंग समर हॉलीडे सीजन आने वाला है, बहुत सारे लोगों की टिकट की बुकिंग थी, ट्रेन ही वहां पे रद्द हो गई। और ट्रेन रद्द हो गई तो ऑब्वियस सी बात है स्टेशनों पे पैसेंजर बैठा हुआ, करें तो करे क्या। तो यहाँ पे ओवरऑल काफी बवाल मच गया है। तो रेलवेज का बोलना है कि हम प्रतिदिन 400 कोल रेक्स ट्रांसफर कर रहे हैं। कोल रेक्स मतलब कि जो मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी के आगे लोकोमीटर इंजन लगा होता है। अब इस मालगाड़ी में आप कोयला लोड कर दो और लोकोमीटर इंजन को हटा दो, तो वो बन जाती है पूरी की पूरी मालगाड़ी विदाउट लोकोमोटिव इंजन, कोल मतलब रेक, रेलवे रेक बोलते हैं। उस रेलवे रेक के ऊपर सारे खांचों में आप कोयला भर दो तो वो बन जाता है कोल रेक। तो इस प्रकार के मतलब टारगेट तो ये है भाई कि 533 कोल रेक्स या फिर लगभग 433 कोल रेक्स रोज आप ट्रांसफर करो, ताकि ओवरऑल कोल की माइन से कोयला निकाल के हम पावर प्रोड्यूसिंग कोल स्टेशन तक पहुंचा सके। लेकिन इसके चलते पैसेंजर ट्रैफिक यहां पे अफेक्ट हो रहा है। ऐसा कहा गया है कि 753 ट्रिप्स कैंसिल हो गई हैं, 363 मेल एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, 390 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हो गई हैं SCER और NR में। इसके चलते प्रोटेस्ट भी हो गया यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की स्टेट कांग्रेस बोल रही है कि हम ये जो कोल वाली ट्रेन से इनके मूवमेंट को ब्लॉक कर देंगे अगर आपने पैसेंजर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। तो काफी बवाल हो गया है। केंद्र की सरकार का बोलना है कि भैया कोयला नहीं पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट हो जाएगी, तो क्या करोगे। जब घरों में बिजली नहीं पहुंचेगी तब भी प्रोटेस्ट होगा, इंडस्ट्रीज के पास कोयला नहीं पहुंचेगा तो वो अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, नौकरियां जा सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पे हो सकती हैं। अब देखा जाए तो कोल प्रोडक्शन कितना है इस समय पे 2021-22 में, दिसंबर 21 तक प्रोविजनल छत्तीसगढ़ में 98 मिलियन टन, झारखंड में 79 मिलियन टन, मध्य प्रदेश में 98 मिलियन टन, उड़ीसा में 127 मिलियन टन। 2020-21 में कोल प्रोडक्शन हुआ था 716 मिलियन टन का। 2021-22 में अप टू दिसंबर 21 522 मिलियन टन कहा गया। और एक बड़ा ही अच्छा डाटा यहां पे दिया गया है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई 2030 तक जो पावर जनरेशन है आयरन एंड स्टील से, कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से, सीमेंट से, एल्यूमिनियम से, इन सारे सेक्टर से जो कोल की डिमांड है वो 2030 तक पहुंच जाएगी 1192
टू 1325 मिलियन टन। मतलब 1 बिलियन टन से ज्यादा डिमांड पहुंचने वाली है कोल की 2030 में इंडिया के अंदर सालाना। इसलिए भारत सरकार का टारगेट है कि कोल के प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाओ। इसलिए सरकार ने किया है कॉमर्शियल ऑक्शन ऑफ कोल ऑन रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 18/6/2020 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। दो ट्रांचेस इसमें सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। इन दो ट्रांचेस में 28 कोल माइंस को सक्सेसफुली ऑप्शन किया गया है। एक और चीज यहां पे की गई है कि भाई जो कैप्टिव पावर माइंस है, कैप्टिव पावर माइंस जो कि मतलब अपने प्रोड्यूस के लिए कोयला पैदा करती हैं, वो भी अप टू 50% ऑफ कोयला बेच सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेदांता का स्टील प्लांट है, अगर मान लो झारसुगुड़ा उड़ीसा के अंदर, तो वहां पे उनकी खुद की कैप्टिव माइन है कोयले की। वहां से जो भी कोयला पैदा होता है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 50% अप टू प्रोड्यूस्ड कोयले का वो बेच भी सकते हैं मार्केट के अंदर, अगर 50% के अंदर उनका पूरा का पूरा खर्चा या फिर आप कह लो उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का काम चल रहा है। तो अगर एक माइन मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट से रिलेटेड अगर कोई कैप्टिव कोल माइन है, उस प्लांट का काम पूरा चल जा रहा है, उस माइन के प्रोडक्शन से उसका पूरा एंड यूज कंप्लीट हो रहा है, तो अप टू 50% अपना पैदा किया हुआ कोयला कैप्टिव माइन से वो पर्टिकुलर प्लांट मार्केट में भी बेच सकता है। फिर रोलिंग ऑप्शन के मैकेनिज्म को लेके आया गया है। वैसे तो एक साल में एक ऑप्शन होता था, अगला ऑप्शन दूसरे साल होता था। अब एक साल में एक से ज्यादा ऑप्शन किए जा सकते हैं रोलिंग ऑप्शन ऑफ कोल माइंस के थ्रू। मतलब एक राउंड ऑफ ऑप्शन हुआ, उसके जस्ट बाद 2-3 राउंड्स ऑफ ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर मान लो किसी एक राउंड ऑफ ऑप्शन में कोई बिड नहीं है या सिंगल बिड आई, तो अगर सरकार चाहे तो उसी माइन को अगले रोलिंग ऑप्शन में इंट्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है ना। तो ये वो आपका होता है कि रोलिंग ऑप्शंस। ओके। रोलिंग ऑक्शंस में पहले की 48 कोल माइंस को थर्ड ट्रांच ऑफ रोलिंग ऑक्शन में उतारा गया था। तो बेसिकली रोलिंग ऑक्शन का मतलब यह है कि एक ही साल में 2-3-4 ऑक्शन जितना भी सरकार कराना चाहे कर सकती है। अगर सरकार चाहती है कि पहले ऑप्शन में कोई कोल माइन एलोकेट नहीं हुई, इसको अगले साल कोलेट करेंगे, तो फिर अगले साल के ऑप्शन में भी डाल सकती है। वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि रोलिंग ऑप्शंस में वो कौन कौन सी माइंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर सिंगल विंडो क्लियरेंस यहां पे लॉन्च कर दी गई। भारत सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस लॉन्च की गया है। ये पोर्टल 11 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। मतलब एक पोर्टल पे आपको अप्रूवल लेना है और माइन आपकी, आपको 25 जगह जाके सिग्नेचर लेने की जरूरत नहीं है। भाई कोल इंडिया ने टारगेट बनाया है कि भाई कोल इंडिया लिमिटेड की माइन से कम 1 बिलियन टन्स का हम प्रोडक्शन करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जैसा कि मैंने बताया 2030 तक जो टोटल डिमांड है वो 1200 मेट्रिक टन्स यानी कि 1.2 बिलियन टन्स तक पहुंच सकती है। तो कोल इंडिया की माइन से प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा। जीएस पेपर 2 और 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर मद्रास की हाईकोर्ट ने बोला है कि मदर नेचर इज अ लिविंग बीइंग विद लीगल एंटिटी। कोर्ट ने बोला कि भाई मदर नेचर के पास राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, लायबिलिटीज हैं, जस्ट एज एक लिविंग पर्सन के पास होती हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे लोग उल्लू बना रहे हैं, सस्टेनेबल डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं नेचर का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम के जो शब्द हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है मदर नेचर को डिस्ट्रॉय करने में। इसीलिए जस्टिस एस श्रीमती ऑफ मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला है, इन्होंने पेरेंट्स पेट्रे जुरिस्डिक्शन को अडॉप्ट किया और इसके चलते बोला कि मदर नेचर के पास ज्यूरिस्टिक स्टेटस है। मदर नेचर के पास अपने राइट्स भी हैं, इनकी ड्यूटीज भी हैं, लाइबिलिटी भी है। मदर नेचर की ड्यूटी क्या है कि भैया इनको नेचर को कंजर्व करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं ह्यूमन बींग्स को। लेकिन जब ये ह्यूमन बींग्स मदर नेचर को डिस्ट्रॉय करने लगेंगी तो इससे मदर नेचर के लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। मदर नेचर के पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हेल्थ और वेलबींग को भी मेंटेन करना जरूरी है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स इस नाम पे चल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे, ये सब फर्जी हैं। अंडर द गाइज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे बायोडाइवर्सिटी और रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और पॉल्यूटर पेस और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के हिसाब से डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो सब कुछ फर्जी है, ये नहीं होगा। मदर नेचर को हमें उसी प्रिस्टीन ग्लोरी में मेंटेन करना है जिस प्रिस्टीन ग्लोरी में पिछली जनरेशन ने हमको हैंडओवर किया है मदर अर्थ को। ये जो पर्टिकुलर आइडिया दिया है ना मद्रास की हाईकोर्ट ने, बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है। क्योंकि इसके एसेंस के हिसाब से अगर इस आइडिया को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाता है तो लिटरली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये खतरे में पड़ सकता है। देखिए कुछ हद तक तो बात सही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट, वाटर, माउंटेन, ग्लेशियर्स, इन सब को इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है। और ये इरिवर्सिबल डैमेज नहीं होना चाहिए। अब इस प्रकार के जो एक मतलब इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे जो भी आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जीएस पेपर 2-3 जुडिशरी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में न्यूज काम आएगी।
फिर भाई कश्मीर में जो डेट्स हैं वो महंगे हो गए हैं। रमजान के फेस्टिवल में जो डेट नाम का स्वीट ड्राई फ्रूट होता है, इसकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। लोग फास्ट को तोड़ते वक्त, ठीक है ना, अपने व्रत को तोड़ते वक्त इन्हें खाते हैं। तब क्या है, ये जो डेट्स हैं ये मेनली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और अफगानिस्तान से आते हैं। इस समय पे जो 10 केजी का बॉक्स है, वो इस समय पे कश्मीर में 50 से 100% महंगा बिक रहा था। पहले एक बॉक्स बिकता था 500 से 600 रुपए का, अब बिक रहा है 1200 रुपए का। और बहुत सारी वजहों से ये दाम बढ़ गए। फ्रेट के दाम बढ़ गए। मुंबई पोर्ट से श्रीनगर पहुंचाने में अच्छा खासा खर्चा लगता है इन डेट्स को। पहले क्या था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पास करो और तुरंत आप कह लो पाकिस्तान से जो डेट्स है इंडिया के अंदर एंट्री मार जाते थे, सस्ते पड़ते थे। लेकिन आप देखो कि इस पर्टिकुलर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से जो टेररिस्ट नेटवर्क थे एलओसी के अंदर, मतलब पीओके के अंदर, उनको फाइनेंसिंग मिल रही थी। इसलिए सरकार ने क्रॉस एलओसी ट्रेड को बिल्कुल बंद कर दिया। उसके चलते इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत हो रहा था, टेररिस्ट घुर रहे थे इंडिया के अंदर, तो इसलिए सरकार ने उसको बंद कर दिया। अब क्या है कि जो इन्फ्लेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में मार्च में पहुंच चुका है 7.59%। नेशनल एवरेज इन्फ्लेशन का 6.95% है, जम्मू एंड कश्मीर में 6.59% है। फ्रेट चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं, डेट चार्जेस यहाँ पे बढ़ गए हैं, तो लोग थोड़ा परेशान हो रहे हैं। मुंबई से श्रीनगर की दूरी 2000 किलोमीटर की है। और उरी आप कह लो बिल्कुल ही जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वहां से आराम से पहले डेट्स आ जाया करते थे, और भी चीजें आ जाया करती थी, सस्ती बिकती थी आपकी कश्मीर के अंदर। तो इसीलिए अब आप देखो तो ये बताया जा रहा है कि चूंकि ये जो क्रॉस एलओसी ट्रेड है पीओके के साथ वो बंद कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे डेट्स के और बाकी चीजों के दाम महंगे हो गए। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के डेट्स, अरब डेट्स, जैसे अजवा, कलमी, सफावी, ये पहले कश्मीर के अंदर एलओसी के रूट से आ जाते थे। अब वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। अब चूंकि वो नहीं आ पा रहे हैं तो दाम महंगे हो गए हैं, लोग थोड़ा परेशान है। फिर अगर आप देखो 2008 में क्रॉस एलएसी ट्रेड को शुरू किया गया था कश्मीर और जम्मू रीजन्स में। इसको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अप्रैल 2019 में सस्पेंड कर दिया गया ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटीज। अगर आप देखो तो 2018-19 में 6 करोड़ के डेट्स पीओके से इंडिया के अंदर लेके आए गए थे। 10 लाख प्रेयर मैट्स लेके आई गई थी 2017-18 में। एक मिसवाक नाम का स्पेशल ट्विग होता है जिसको दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2018-19 में 3.34 करोड़ की जो मिसवाक की जो डंडियां हैं वो आई थी। हालांकि ये सब अभी के लिए बंद हो गया है। सब कुछ मुंबई पोर्ट से आ रहा है, क्रॉस एलओसी से कुछ भी नहीं आ रहा है कश्मीर के अंदर। जीएस पेपर 3, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड एंड टेररिज्म इन इंटरलैंड एंड बॉर्डर एरियाज में न्यूज काम आएगी। फिर भाई एक रिपोर्ट ने बोला है कि इकोनॉमी को फाइनेंशियल ईयर 2035 तक लग सकता है कोविड के लाइसिस को ओवरटेक करने के लिए। देखिए क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आ सकती है करेंसी और फाइनेंस के ऊपर। मैं आपको बता दूं, आरबीआई की रिसर्च टीम ने यह डाटा बनाया है। अभी के लिए आरबीआई ने ऑफिशियली इस डाटा को रिपोर्ट नहीं किया है। ऐसा बताया गया है कि जितना भी लॉस हुआ है इस समय पे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इंडियन इकोनॉमी को कोविड की वजह से, इसको रिकवर करते वक्त हमको फाइनेंशियल ईयर 2035 हो सकता है। 50 लाख करोड़ का आउटपुट कॉम्प्रोमाइज हुआ है पिछले 3 सालों में, जिसमें से 19.1 लाख करोड़ का आउटपुट कम हुआ है 2020-21 में। 17.1 लाख करोड़ का आउटपुट कम हुआ है 21-22 में। 16.4 लाख करोड़ का आउटपुट कम होगा 2022-23 में। और इतना आउटपुट रिकवर करने में हमें फाइनेंशियल ईयर 2035 तक लग जाएगा, ऐसा आरबीआई की रिसर्च कमिटी बोल रही है। हालांकि ये भी बोल रही है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बढ़ाया भी जा रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ाया जाए, नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए ई कॉमर्स में, स्टार्टअप में, रेन्यूएबल में, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक में, तो ये जो नुकसान है कुछ हद तक हम इसकी भरपाई भी कर सकते हैं। लेकिन इस भरपाई के रास्ते में और भी रोड़े हैं। कोविड 19 की रिपीटेड वेव्स यहां पे आ जाती हैं। जून 2020 क्वार्टर में काफी तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इकोनॉमी का। फिर भाई मार्च अप्रैल 2021 के समय पे फिर से कोविड वेव आ गई। और फिर जनवरी 2022 में तीसरी वेव। इन सारी वेव्स ने ओवरऑल इकोनॉमी को काफी हद तक अफेक्ट किया है। हालांकि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, बट फिर भी रिकवर करने में अच्छा खासा समय लगेगा। फिर ऑथर यहाँ पे ये भी बोल रही है, जो आरबीआई की रिसर्च टीम है ये भी बोल रही है कि दूसरी कंट्रीज में अभी भी कोविड फैल रहा है, चाइना में, हांगकांग में, भूटान में, और वो लोग नो कोविड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी आएगा। फिर भाई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल और डोमेस्टिक ग्रोथ को इंपैक्ट पड़ा है। रॉ मटेरियल्स के दाम, बाकी इंपॉर्टेंट चीजों के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं। शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी है, जिसके चलते इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन आ रहा है। और आगे आने वाले समय में इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लम होने वाली है। रीजन बीइंग, ऑलरेडी फिजिकल सिचुएशन इंडिया के अंदर टाइट है। पैंडेमिक की वजह से जो भी सरकार ने रिलीफ पैकेजेस रिलीज किए थे उससे काफी खर्चा हो गया है, और इस खर्चे के ऊपर खर्चा इन्फ्लेशन के फॉर्म में नजर आ रहा है इंटरनेशनल क्राइसिस के चलते। चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो,
चाहे चाइना में कोविड फैलना हो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को डिम कर देती हैं। जीएस पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज काम आएगी। फिर भाई, इंडिया की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है, ये काफी सफर कर रही है ड्यू टू पुअर एक्सपर्टीज इन बैटरी मेकिंग। सेंटर ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है ये पता करने के लिए कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की माल फंक्शनिंग हो रही है, क्यों ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी लगी हुई है आग पकड़ रही है। वैसे आग पकड़ने वाले इंस्टेंसेस जो 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स में बैटरी लगी होती है इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, 2 व्हीलर्स में देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी को यह बोला गया है कि भैया प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंक्वायरी करो कि क्यों ये जो ई स्कूटर्स में बैटरी लगी हुई है इनमें आग पकड़ रही है। 1441 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स को ओला इलेक्ट्रिक ने वापस बुला लिया। ओकिनावा ऑटोटेक ने भी 3000 यूनिट्स को वापस खींच लिया मार्केट से। प्योर ईवी ने भी 2000 यूनिट्स को वापस खींच लिया। नितिन गडकरी साहब ने और सरकार ने ये बोला है कि भैया हाईएस्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए सेफ्टी, हम सेफ्टी पे किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और इस प्रकार के जो फायर इंसिडेंट्स है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडॉप्शन में फर्दर रोड़ा डाल सकते हैं। रीजन बीइंग, अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर 18 मिलियन 2 व्हीलर्स है, 4 मिलियन कार है, और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये ना के बराबर है। और ये जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं इसकी एक वजह ये बताई जा रही, देखिए होता यह है कि 3 व्हीलर और 4 व्हीलर में बैटरियां नहीं आग पकड़ रही हैं। बेसिकली ये जो 2 व्हीलर्स है उसमें बैटरियां आग पकड़ रही हैं। अब क्या हुआ है कि जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है ना, इन्होंने क्या किया, इंडिया वालों ने, इंडिया के जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने फॉरेन मार्केट से बैटरी खरीद ली, इंडिया की स्कूटर में लगा दी और प्रोडक्ट को मार्केट में उतार दिया। प्रॉपर तरीके से उनको इंडियन कंडीशंस के लिए टेस्ट नहीं किया। अब चूंकि उनको इंडियन कंडीशंस के लिए टेस्ट नहीं किया तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बैटरीज इंडियन कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं और फट रही हैं, आग पकड़ रही हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एक छोटी सी कॉम्पैक्ट जगह में इन बैटरी को फिट कर दिया गया, वहां पे ना वेंटिलेशन है, ना प्रॉपर तरीके से उसको इंडिया के वेदर में टेस्टिंग की गई, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो हो सकता है ये बैटरियां इसलिए आग पकड़ रही हो। तो प्रॉपर तरीके से इंडियन कंडीशंस में रिपीटेड टेस्टिंग के बाद, ट्रायल के बाद ही इनको मार्केट में उतारना चाहिए। और शायद इस चीज के ऊपर शोध शुरू हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सीडेंट्स के बाद शोध शुरू हुई, पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी। इस इंसिडेंट से इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन में थोड़ी कमी आ सकती है इंडिया के अंदर। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज है कि भाई जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को हटा के जो 6 से 7 डिफरेंट फर्म बनाए गए थे, ये ओवरऑल प्रॉफिट देना शुरू कर चुके हैं। ये नई कंपनियों ने पिछले 6 महीनों में 8,400 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर दिया है। एक कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने तो 500 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर जीता है। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपोर्ट ऑर्डर इन कंपनीज के 300 करोड़ और 600 करोड़ पहुंच चुके हैं। मतलब ये कंपनीज बड़ा अच्छा तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, ये बोल रही है यहाँ पे सरकार। ऑब्वियस सी बात है, सरकार प्रेशर में थी कि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, कॉर्पोरेट कल्चर में ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इन डाटा के बेसिस पे सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं देखो, हमारे कॉर्पोरेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ है, कितना प्रॉफिट दे रही है कंपनीज। इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बोर्ड्स। अगर आपको इस न्यूज के बारे में नहीं पता है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के आप जानकारी ले सकते हैं, जिस पेपर 2 और 3 में न्यूज काम आएगी। तो इतनी न्यूज़ेस आज थी, सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।